हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। तो आज की क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। हमने लास्ट 6 क्लासेस में अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी का 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास हमारी किस टॉपिक पर होगी? हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का जो हमारा बुक है एनसीईआरटी का पॉलिटी का, उसी पे बेस्ड होगी। पार्ट 2 हम क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे, ये हमारी क्लास 6 की है। तो इसमें हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, जिसमें हमने ग्राम पंचायत की बात की थी। उसमें हमने देखा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की किस फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। उसमें हमने पटवारी के ऊपर पढ़ा था, फिर उसके रैंक्स के ऊपर भी देखा था, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम्स, एडीएम्स एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। फिर उसके बाद हमने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर देखा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे पुलिस ऑफिसर्स की रैंक डिविजन्स होती है, पुलिस ऑफिसर एंड पटवारी, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपनी क्या क्या भूमिका निभाते हैं। तो ये सब हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया था। आज हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर के साथ इसका एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। मतलब इसमें बताया कि सिटी और विलेज में क्या अंतर होता है। सिटी को हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी हम डिविजन्स कर सकते हैं कि सिटी में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सिटी डिफरेंशिएटेड होता है विलेज से। ठीक है। अ सिटी हैज अ क्राउडेड मार्केट, मैनी बसेस, कार्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल्स एटसेट्रा, हॉस्पिटल्स। सिटी इज वेल डेवलप्ड एरिया को कहा जाता है, जहाँ पर हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, whereas village is primarily related to the aggregating sector of society. Have you ever wondered who is responsible for the running of these? जो हमें पढ़ रहे हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, बस, ट्रैफिक, क्लीननेस ऑफ द सिटी, किसके जरिए ये सब काम होता है? तो ये क्वेश्चन के साथ हमारा ओवरव्यू स्टार्ट हुआ इस चैप्टर का। डू यू नो हाउ द डिसीजन आर मेड, हाउ द प्लानिंग आर डन। तो हम बेसिकली जो भी ये सिटी में कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये कैसे डिविजन्स होती हैं, हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तभी ये क्वेश्चंस को इम्पोज किया गया है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। जैसे कि हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में टाइप ऑफ ऑफिसर्स की बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात की थी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें हमने पुलिस ऑफिसर्स की बात की थी कि कैसे पुलिस ऑफिसर्स डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके एक्शंस एंड कैसे उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। फिर उसमें पटवारीज की बात की गई थी कि कैसे पटवारीज लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते हैं। ये सारे हमने देखे थे कि सब कैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है। सेम इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने ओवरव्यू में क्वेश्चंस देखे, जो क्वेश्चन इम्पोज हुए हैं ओवरव्यू के पेज में, उसी को कि who all the members are involved in planning decision, who all by which help they are done the following task. Okay, तो टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात होती है। तो म्युनिसिपैलिटी में 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज होती है। 1 नगर पंचायत, जिसे नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नगर निगम भी बोलते हैं। 2 म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो ये जैसे जैसे आपकी ये डिग्री बढ़ती जा रही है, एरिया द बिगर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। मेरा क्या मतलब है, नगर पंचायत आपको ज्यादातर स्मॉलर अर्बन एरियाज में मिलते हैं। नगर पंचायत से ये नहीं करना कि आपको विलेज एरियाज में मिलते हैं। ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी अर्बन को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज को हम कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं। जिसकी संख्या 10 लाख से ऊपर होती है उनको मेट्रोपॉलिटन एरियाज बोला जाता है अर्बन एरियाज के अंदर। ठीक है। तो नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत स्मॉलर अर्बन एरियाज होते हैं, ये पॉपुलेशन के हिसाब से की बात हो रही है। म्युनिसिपल काउंसिल्स मिडिल पॉपुलेशन के एरियाज में डिवीजन होते हैं, जो कि नगर निगम से पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं। और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करें, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, एग्जाम्पल में मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई ले सकते हैं, आप बेंगलोर ले सकते हैं, कोलकाता ले सकते हैं। तो इन सभी जो पॉपुलेशंस होती है वो 10 लाख से ऊपर मानी जाती है। 10 लाख से प्लस पॉपुलेशन वाले एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी प्रोवाइड करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए एक सेंटर है। जैसे न्यू दिल्ली में देखो आपको बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज मिलेंगे,
तो मुंबई में देखे आप, न्यू दिल्ली में देखे पार्लियामेंट, ये सब है तो मेट्रोपॉलिटन मानी जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप समझ रहे हैं कैसे हम नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। स्मॉलर एरिया, मिडिल एरिया एंड द लार्जेस्ट एरिया विच इज डिफाइंड टू 10 लाख से ऊपर जिसकी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज। आप अपने एरिया में रहते होंगे, आपको अपने एरिया पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, विलेज एरिया, रूरल एरिया में रह रहे हैं। फिर अगर अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो उसमें आपको फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा कि आपकी पॉपुलेशन उस एरिया का कितना है, क्या वो नगर पंचायत के अंदर आती है, नगर निगम के अंदर आती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अंदर आती है। और अगर इस सब की बात करें, जो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाती है। आपने देखा होगा ना कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये काम नहीं हुआ है, हमें जब आपकी कोई स्ट्रीट लाइट डैमेज हो जाती है, जब क्लीननेस नहीं होता स्ट्रीट का, कोई वाटर ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो आप कहते हो ना कि हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, that takes care of the street lights, garbage collections, water supplies, keeping the street and market clean. The municipal corporation is also responsible for ensuring the diseases control. जब जैसे कि बारिश का मौसम आता है, अभी बारिश का मौसम चल भी रहा है, तो आप देखते हैं उसके साथ ही साथ जो हमारे डेंगू मलेरिया की बीमारियां स्प्रेड होने लगती हैं लोकल एरियाज में, तो उसमें देखते हैं एक छिड़काव करने वाले लोग आते हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू ही आते हैं कि जिससे जो मॉस्किटोज का स्प्रेड है उसको लिमिट कर सके। ठीक है, और उसमें फिर नया अवेयरनेस कैंप्स होती है कि कैसे मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिजीजेस कंट्रोल का भी काम जो होता है, जैसे जो ब्रेकआउट हो जाता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू ही होता है इन अ सिटी। इट ऑल्सो रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। आपने अगर स्कूल में देखा होगा, जब भी कोई फंक्शन होता था उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई हेड आ जाते थे एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग, चीफ गेस्ट के हिसाब से कोई गेस्ट आ जाते थे स्कूल में। बेसिक मार्केट, गार्डन्स एंड मेंटेनेंस, जो भी आप पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के थ्रू, पार्क्स हो गए, पार्क्स में देखिए आजकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं टू मेंटेन द बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड की जा रही है जिसमें जिम्स के ज्यादातर इक्विपमेंट्स देखे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लगाता कौन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही काम होता है, जो कि सिटी में एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है अंडर द गवर्नमेंट। ये हमारा जो एरिया है ये बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट का हमारा ये मैप है, तो उसमें बताया गया कि कैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमें पता है ना कैसे डिविजन होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होती है कैसे। तो ये कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हमें पता है कि कैसे स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है फॉर द बेटर एंड एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए। फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स को वार्ड्स में डिवाइडेड करते हैं। तो ये वार्ड्स, जो डिफरेंट वार्ड्स एक डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा चुन के आता है, और यही रिप्रेजेंटेटिव बाद में हमें रिप्रेजेंटेट करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो कि हमने पढ़ा एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कैसे एक डिस्ट्रिक्ट हमारे एक वार्ड में डिवाइडेड है, और हम देखेंगे वार्ड मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है। आगे चलते हैं। When the problems are within the wards, then the people who live in the ward can contact their counselors. अभी काउंसलर्स कौन से होते हैं? अभी बोला जो उस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड मतलब एरिया विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, समझ रहे हो? वार्ड का मतलब ही होता है एरिया जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एरिया है न्यू दिल्ली का, इस न्यू दिल्ली को हमने डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड कर दिया है, और इस पर्टिकुलर वार्ड से हमारे एक वार्ड मेंबर चुन के आया है, और ये जो वार्ड मेंबर हमारा जो डायरेक्ट इलेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, जो इस एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वही एलिजिबल होगी अपने यहाँ के मेंबर को चुनने के लिए। तो यहाँ की पॉपुलेशन अपने एक वार्ड मेंबर को इलेक्ट करता है, और ये इलेक्टेड वार्ड मेंबर बाद में काउंसलर कहलाता है। ठीक है, जब ये वार्ड मेंबर इलेक्ट हो जाता है वार्ड से, ये काउंसलर कहलाता है। तो वही बोल रहे हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उस विद इन द वार्ड एरिया, तो वहां के पीपल अपने काउंसलर्स को अप्रोच करते हैं। तो काउंसलर समझ रहे हैं उस वार्ड से चुना गया, उनका रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड काउंसलर्स।
वाइल काउंसलर्स कमिटीज आर, अब ये काउंसलर्स कमिटीज क्या होती हैं? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस न्यू दिल्ली एरिया से 40 एरिया में डिवाइडेड है, एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 वार्ड्स में डिवाइडेड है ये न्यू दिल्ली, ठीक है। क्योंकि ये न्यू दिल्ली हमारा, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वार्ड्स होते हैं, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होती है, ठीक है। तो हम वार्ड्स की बात करें तो ये हमारा न्यू दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट है, न्यू दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट। ऐसे साउथ ईस्ट दिल्ली इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ दिल्ली इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यू दिल्ली का, जो कि हमारे मेट्रोपॉलिटन का एग्जाम्पल भी है, जिसमें हमें क्या मिलेगा, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हमारे मिडिल पॉपुलेशन ग्रुप में मिलेंगे, और नगर निगम या नगर पंचायत हमें कहाँ मिलेगी, जो स्मॉल बिग अर्बन एरियाज होते हैं, स्मॉल वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। ओके, अब मैं आपको पहले ये बता दूं, आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉर्पोरेशन में वर्ड्स ज्यादा है तो मतलब ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो जाएंगे, और काउंसिल में वर्ड्स कम है, काउंसिल के स्पेलिंग्स में वर्ड कम है, तो ये मतलब मिडिल एज के हो जाएंगे, मिडिल एज कह रहे मिडिल एरियाज हो जाएंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और नगर निगम तो सबसे स्मॉल एरियाज हो जाए। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल के बीच में। ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट वार्ड में डिवाइडेड होती है, हर एक वार्ड से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसको बाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसको बाद में काउंसिलर्स कहते हैं, काउंसिलर्स कहते हैं। अब ये द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 40 वार्ड्स में डिवाइडेड है, तो 40 वार्ड्स के लिए 40 काउंसिलर्स होंगे, तो 40 ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स हो जाते हैं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं। और इसी में क्या होता है, जब ये अपने चीफ चुनते हैं, चीफ काउंसिलर्स बोलते हैं जिसे, जब वो अपना चीफ क्या चुनेंगे, अपने विद इन 40 में से किसी एक को वो चीफ चुनेंगे, जस्ट लाइक अ प्राइम। पीएम के इलेक्शन में क्या होते हैं, हम किसको चुनते हैं पीएम के इलेक्शन में, हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। फिर एमपी अपने विद इन जो जो लार्जेस्ट मेजोरिटी की पार्टी होती है, जो लार्जेस्ट वोट पाई होती है, उन्हीं का लीडर पीएम बनता है। ये होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं, हम पीएम का चुनाव नहीं करते। ओके, तो आप समझ रहे हैं, सेम 40 मेंबर्स हो जाते हैं, 40 फॉर एग्जाम्पल 40 वार्ड्स डिवाइडेड है, 40 वार्ड्स इज इक्वल टू 40 काउंसलर्स, समझ रहे। और इस 40 काउंसलर्स में ये लोग अपने में वोट करके एक अपना चीफ निकालते हैं, इसको चीफ काउंसलर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे। तो ये लिखा है, व्हेन द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसलर डिसाइडेड ऑन एन इशू, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस। अब एडमिन स्टाफ की भी बात हो रही है यहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं, ठीक है। तो हमने चीफ कमिश्नर काउंसलर्स की बात कर ली, काउंसलर्स की बात कर ली। अब जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीवेज प्रॉब्लम है, गटर नाली गटर बहुत बह रहे हैं, तो उनको सही कराने का प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, थोड़े ग्रुप जो काउंसलर्स होते हैं, 3-4 वार्ड के काउंसलर्स क्या होता है, अपने में एक कमेटी बना लेते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्स चीफ काउंसलर ही करेंगे, और ये कमिश्नर्स के अंडर इस इश्यू को डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है। फिर कमिश्नर क्या होता है, और कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब सी, जो अगर नगम पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें क्या होता है, इन दोनों में तो क्या होते हैं, इन दोनों छोटे एरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नगम पंचायत इज वेरी स्मॉल एरिया, ये मिडिल एरिया होता है हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारा बिग मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जिसमें 10 लाख से प्लस पॉपुलेशन देखी जाती है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बेसिकली वही हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर की तरह भूमिका निभाते हैं। वो हमारे अगर मेट्रो म्यूनिसिपल काउंसिल्स में क्या होते हैं, वहाँ के जो पीसीएस ऑफिसर्स के अंदर भी होता है, कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स भी होता है, अगर वहाँ का एरिया बड़ा हो, पीसीएस ऑफिसर्स के थ्रू चुन के आते हैं, ये अपॉइंटेड होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। आप समझ रहे हैं इलेक्टेड और अपॉइंटेड में अंतर क्या है। अपॉइंटेड का मतलब होता है एग्जाम्स दे के आते हैं, एग्जाम्स क्लियर करके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करके अपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की तरह भूमिका निभाते हैं कमिश्नर की। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स ही कमिश्नर्स होते हैं। फिर जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स में क्या होते हैं, पीसीएस एग्जाम्स क्लियर, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं। वही नगर पंचायत में अपना उनका एक डिफरेंट एग्जाम्स होते होंगे, उसके थ्रू आते हैं। तो बेसिकली अपॉइंटेड होते हैं
और जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब इलेक्टेड मतलब जो 18 साल से प्लस है, जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को वार्ड से चुनता है, वही काउंसलर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे काउंसलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सब मिलके उस एरिया का जो डेवलपमेंट करते हैं, उन एरिया के इशू को रिजॉल्व करते हैं। कि देखिए रांची का नगर निगम है, अब रांची तो कैपिटल हो गया, लेकिन उसमें एरिया की रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखिए कॉर्पोरेशन है कैसे या कॉर्पोरेशन, मतलब वहाँ बिग एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से, देखिए डिफरेंट वार्ड मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स अपने इशू को डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में उसका रेजोल्यूशन एंड डेलीब्रेशन के थ्रू उनका रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए मैंने बोला वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम हो जाता है, ड्रेनेज का सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, ये कैसे वेस्ट डिस्पोजल को लाया गया है। अब एक एग्जाम्पल आप यहाँ से एक नोट कर सकते हैं, यहाँ पर all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to it. Okay, तो हमारे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, आपको पता ही होगा 5 सालों के लिए होते हैं, और जो जो हमारे ये जो चीफ काउंसलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में 1 से 3 सालों के अंदर इनका टेन्योर होता है। ठीक है, और जो वार्ड मेंबर्स होता है वो बेसिकली काउंसलर्स होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं। तो ये देखिए वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वो अपना मीटिंग रखते हैं एंड द बजट बनाते हैं एंड वो बताते हैं कि ये जो रेवेन्यू है, ये मनी है, कौन कौन से एरियाज में कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। Ward councillor try and ensure that the particular demand of their wards are placed before the entire council. Of course, they are the representative of the people. They have to focus the demands and needs of the and the aspiration of the particular citizens by which they are elected. Okay. These decisions are then implemented by the administrative staff. Administrative staff मैंने बात किया, IAS officers होते हैं, जो commissioners होते हैं in the cities and divided into different departments. Of course, हर एक department के अलग होगा. So there is a water department, garbage collection department, department of look after the gardens, and other look after the roads. Okay. आपने देखा होगा सुबह मॉर्निंग में हर एक स्ट्रीट में कर्मचारी लोग आते हैं वहां पर झाड़ू लगाने के लिए, तो ये भी काउंसिल के अंदर ही होते हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही काम करते हैं। स्वच्छ भारत हमारा इनिशिएटिव था, स्वच्छ भारत करके हमारा इनिशिएटिव आया टू क्लीन द बेसिकली क्लीननेस ऑफ द कंट्री एंड हाइजीन प्रोवाइड करने के लिए 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट किया था। बेसिकली इसी के हमारे स्वच्छ भारत सर्वे होता है। ठीक है, स्वच्छ भारत सर्वे के अंदर क्या होता है, क्लीन सिटी का उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड होती है कि कौन सी सिटी क्लीन है। तो इसी के अंदर स्वच्छ भारत सर्वे के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर ही डिक्लेयर की जाती है। क्लीन सिटी का इनको रैंकिंग वाइज रैंकिंग प्रोवाइड होती है सिटीज को कि वो कितने क्लीन है। ठीक है, और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही आता है। तो ये एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, फिर मीन्स इन द राइटिंग में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड था बॉक्स के अंदर, तो लिया है सिटी ऑफ सूरत हैज अ फ्लैग। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पहला था 1994 में, यहाँ पे इसको एक एज एग्जाम्पल यूज करते हैं मेन्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। सूरत वॉज वन ऑफ द dirtiest city in India. House, hostel and the restaurant would dump the garbage. ये बात थी यहाँ पर, difficult for the sweepers to collect and transfer the garbage in the selected dumps. Addition to that, the municipal corporation did not collect the garbage as often it should be. Situation आप समझ रहे हो कि बेसिकली वहाँ का सिचुएशन बहुत वर्स्ट था। Like we spread through the air and people have to. This is isolated. Surat has suffered lost their lives over this deserted. Seekers of plague to ensure the municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continued to remain one of the cleanest cities. See, problems हुआ, problem के साथ में solution भी आया, तभी ये जाके अपना जो उनका द पास्ट उनकी हिस्ट्री थी उनको उन्होंने चेंज करके अब क्या आ गए, सूरत continues to remain one of the cleanest city in India. अब स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि रिलीज करता है, उसके अंदर रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं सिटीज को क्लीनिनेस के अकॉर्डिंग।
तो ये देखिए पहले सूरत में क्या सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन को जस्ट उसको अपोजिट करते हुए सूरत अब क्या हो गया, कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा मीन्स अंडर राइटिंग में कि कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे यूजफुल होता है। ओके, डू यू नो when how often garbage get collected in your neighborhood? आपको पता है ये एग्जैक्ट देखिए हमारे एरिया में स्वच्छ भारत के अंदर ही जो ये जो हमारे जो होते हैं ना कूड़ा उठाने वाले ट्रक्स गलियों से पास होते हैं, तो हम वो मे बी 2 या 1 डे पे वो उनकी विजिट होती रहती है। ओके, तो की बात हो रही है बजट फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज। अभी हमने देखा बजट कैसे होता है, बेसिकली वो बजट लाते क्या है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल है वो बजट कहाँ से लाते हैं, तो टू रन दिस ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द फंक्शन ऑफ देयर इट्स बजट फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज। फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इनको फंड्स डिवीजन होते हैं। फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो ये स्टेट गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड द फंड एंड द फंड रेज्ड विया ओन टैक्सेस। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सिस्टम देखिए। अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, Krishni Khala did not mention to the children was that it is recent time in order to save money, the commissioners of the several municipalities across the country have hired private contractors. अब देखिए ये जो हमारे जो सारे फंक्शंस होते हैं जो अंडर डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, सेम क्लीनिनेस का फंक्शन होता है, ड्रेनेज डैमेज में का फंक्शन जो करते हैं वो कैसे, डंप गार्बेज डंपिंग का होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू किए जाते हैं, तो इनके लिए तो फंड बहुत चाहिए होता है। और आपको पता है वो फंडिंग का उनको एक सेंटर से मिलता है, स्टेट से मिलता है, वो अपने खुद टैक्सेस से देते हैं फंडिंग। तो उसी में क्या इन पैसे को और सेव करने के लिए उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया को, एक वार्ड को 20 लोगों की जरूरत है टू क्लीन द एरिया ऑफ दैट वार्ड। उसमें क्या करेंगे 10 लोग तो गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे जो एग्जाम दे के आते हैं, ग्रुप डी वाले होते हैं जिनको उनका बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ही होता है। उसमें क्या होता है उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, उनको पूरा प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती है। और 10 लोग क्या होंगे, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये 10 लोग आएंगे, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे कि हमें 10 लोगों की जरूरत है, वो 10 लोग आके अपनी सफाई करके चले जाएंगे। और उसमें हमारा फायदा क्या हो जाएगा, जो ये 10 लोग होंगे तो जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको एक डर लगा रहेगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये अपने काम को फुली एंड एफिशिएंट वे में करेंगे। वेयर इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, जिससे स्वीपर्स होते हैं, क्लीनर ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने काम को एज एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉयज नहीं कर पाते। ओके, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सिस्टम भी उसमें भी क्या होता है, इसमें इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, कोई वेज इंक्रीजमेंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। ठीक है, हायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज इन दिस कॉल सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट द वर्क that was earlier being done by the government workers is now being done by the private company. Okay, these contract workers get paid less. See, यहाँ पर कौन कौन सी सब कॉन्ट्रैक्टिंग का किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, पहले हमारे एक पॉइंट हो जाएगा ये इनको लेस पेड किया जाता है, देयर जॉब्स आर टेम्पररी, जिसमें उनको एक सिक्योरिटी नहीं मिलती इसलिए उनको फियर लगा रहता है। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of, they are injured while working. तो यहाँ पर एक सिचुएशन बता दी है कि इनका क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। इसमें हम एक अपना यूपीएससी मंथन देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर से हमें क्या क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना था जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी देखिए इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट देख लेते हैं। म्युनिसिपैलिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का तो आपको मतलब पता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ, देखिए सी सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर इज टोटली टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड टोटली टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर है डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर को कैसे डिवाइडेड किया जाता है, जिसको हम एक फेडरलिज्म भी बोलते हैं, संघवाद, हिंदी में बोले तो संघवाद और इंग्लिश में बोले फेडरलिज्म। कैसे जो ये हमारी जो लिस्ट है 7th शेड्यूल में हमारे लिस्ट प्रोवाइडेड, जिसमें हमारे क्या होता है द सेंट्रल लिस्ट और द यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं एंड द कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं।
थ्री तरह के स्टेट्स प्रोवाइडेड है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब देखिए बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारे म्यूनिसिपल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की आप बात करें ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, इनके थ्रू आया था। 73rd में तो हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायती राज का। और सेम 74th अमेंडमेंट में हमारा आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारा ये हमारा जो द दिस प्रोविजन आया था, म्यूनिसिपैलिटीज का प्रोविजन आया था। अगर आर्टिकल्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक है, मेंशन है। बेसिकली इसका तो मतलब आपको होता है जो कैपिटल लेटर्स में होता है, मतलब ये अमेंडमेंट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसर्ट किया गया है। तो हमारा आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 इज टॉक्ड अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। ओके, अंडर पार्ट 9 में हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है, पार्ट 9A में हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, अंडर 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अपने जो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, आपको सारे शेड्यूल्स पता होना जरूरी है। अगर आपको शेड्यूल्स नहीं पता तो मैंने एक निमोनिक्स के फॉर्म में शेड्यूल्स की ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है, मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे शेड्यूल्स याद कर सकते हैं, आपके लिए इजी टू हैंडल हो जाएगा। साथ ही साथ डीपीएसपीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ वी टॉक अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज, तो आपको डीपीएसपीज भी याद करने, उसको भी मैंने निमोनिक्स वे में प्रोवाइड किया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से ही। तो प्रीलिम्स में देख लेते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर से अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। म्युनिसिपल कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आर राइट टू रेज देयर ओन टैक्सेस। ऑफ कोर्स हमने बात की ना अभी, अगर हम बात करें म्यूनिसिपल, हमने देखा था म्यूनिसिपैलिटीज को फंडिंग कहाँ से मिलती है। पहला था सेंटर के थ्रू, दूसरा था स्टेट के थ्रू, एंड तीसरा था वो अपनी खुद टैक्सेस रेज कर सकते हैं। लिखा है म्यूनिसिपल हैव द राइट टू रेज देयर ओन टैक्सेस। देखिए अगर हमने पढ़ा नहीं होता तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगता है कि क्या म्यूनिसिपैलिटीज के पास राइट है अपनी टैक्सेस को खुद ही रेज करने का, तो ये क्वेश्चन ऑफ डाउट प्रोवाइड कर देता। तो यहाँ से देखिए हमें एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। And the municipal commissioner are appointed by the state government. Of course, मैंने आपको बताया था ना, जो wards होते हैं, councillors is elected by the people of that particular ward, and the commissioners or the administrative staff. If we talk about the administrative staff, they both are appointed by the state government. Okay. अब यहाँ पर आप बोलेंगे आईएएस ऑफिसर तो नहीं होते स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ये एक कमिश्नर का है, लेकिन प्राइमरीली अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बोथ स्टेट 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। तो वही बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे मनी को अर्न करते, तो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अभी हमने वो बॉक्स में देखा था ना, देखिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग का इसमें भी क्लॉज आएगा कि कैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी वो मनी को बचाते हैं, एक आप बता देना। और साथ ही साथ इसमें ये भी बेस प्रोवाइड करना है कि वो कैसे अपने ओन फंड्स को यूज कर सकते हैं, टैक्सेस को, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एजुकेशन एमिनिटीज में जो हमें उनको फंड्स मिलते हैं वो भी होते हैं, सारे साथ उनको सेंटर और स्टेट के थ्रू भी फंड्स दिए जाते हैं। तो हमारी क्लास क्योंकि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का था यहीं पे खत्म होती है। आई होप इट इज इंटरेस्टिंग क्लास फॉर यू ऑल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखिए हमने एक मंथ में क्वेश्चन भी देखा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो हम इसके बाद अपनी चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे इसी बुक का। Thank you everyone for watching this session and stay tuned for more classes.